अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, GN स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बड़े अच्छे और इंसाफ पसंद बादशाह की है। बादशाह का नाम तो मुझे नहीं मालूम, मगर ये ज़रूर मालूम है कि वो बड़ा अच्छा बादशाह था और लोग उसको बहुत पसंद करते थे। वो गरीबों का हमदर्द था और जो भी कोई अपनी फरियाद, कोई दरख्वास्त लेकर उसके पास आता तो बादशाह बहुत सोच समझकर छानबीन करके फ़ैसला सुनाता था और उस फरियादी की मुश्किल को हल करता था। एक रोज़ भरे दरबार में एक आदमी आया और रो रो कर कहने लगा, सरकार आली, मैं आपके पास फरियाद लेकर आया हूँ, खुदा के वास्ते मेरी मदद फरमाइए। मगर मैं जिसकी शिकायत लेकर आया हूँ वो एक बड़ा आदमी है, दूर दूर तक उसकी पहुँच है। बादशाह ने कहा, वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो और कहीं तक भी उसकी पहुँच हो, अगर फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ हो जाता है तो उसको सज़ा मिलेगी, और अगर फ़ैसला तुम्हारे ख़िलाफ़ जाता है, तुम्हारी शिकायत गलत हुई तो तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा कि लोग हमेशा याद रखेंगे कि किसी की इज़्ज़त के साथ खेलना और झूठी शिकायत करना क्या तबाही ला सकता है। सरकार आली, मेरी शिकायत सही है, अल्लाह इस बात का गवाह है, मगर मैंने कहा ना, उस शख्स का नाम ऐसा है कि और कोई तो यकीन करेगा ही नहीं। हुजूर, आप भी उसका नाम सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। बादशाह ने कहा, तुम अपनी शिकायत बताओ और उसका नाम लेते हुए ज़रा भी ना हिचकिचाओ और ना डरो। हुजूर आला, मैं अकेले में आपको बताना चाहता हूँ, भरे दरबार में बताऊँगा तो हो सकता है उसको खबर मिल जाए और वो मेरे साथ कोई ऐसी दुश्मनी निकाल दे कि मेरे बाल बच्चे रोते फिरें। बादशाह ने फ़ौरन सारे दरबारियों को वहाँ से जाने का हुक्म दिया और जब सब चले गए तो कहा, अब बताओ, मगर ये सोचकर बताना कि कोई लफ्ज़ भी झूठा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। वो आदमी हाथ जोड़ने लगा, कस्में खाने लगा। फिर इसने बताया, सरकार में हज करने गया था। मैंने हज पर जाने से पहले ये किया कि एक थैली में 20,000 के सिक्के और कुछ सोना जो छोटी छोटी गोलियों की सूरत में है थैली में डालकर थैली की खूब अच्छी तरह सिलाई करा के काजी साहब के नायब काजी के पास रखवा दिया। मैंने कहा, जब मैं हज से वापस आऊँगा तो थैली आपसे वापस ले लूँगा। उन्होंने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी थैली मेरे पास महफूज रहेगी, तुम आराम से हज करने जाओ। सरकार में हज करने गया, मुझे अपने माल की तरफ से इत्मीनान था। मैंने हज किया और वापस आकर 2-3 रोज़ के बाद नायब साहब के पास गया। उन्होंने मेरी खैरियत पूछी, शरबत भी पिलाया। फिर मेरी थैली मुझे वापस करके बोले, लो भाई, ये तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले है, अच्छी तरह से देख लो, सब ठीक है, कोई शक वाली बात तो नहीं है। मैंने थैली को उलट पुलट कर देखा, थैली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि मैंने उनको दी थी। सिलाई का एक टाँका भी कहीं से ना उधड़ा हुआ था और ना ढीला था। और फिर भला काजी साहब के नायब पर कौन शक कर सकता है। मैं इनको सलाम करके खुशी खुशी अपने घर चला आया। मगर सरकार, वो आंखों में आंसू भरकर बोला, मैंने जब इस थैली को खोला तो उसमें सोने के सिक्कों के बजाय चांदी के सिक्के भरे थे, और सोने की जो गोलियां थीं वो चांदी की नहीं बल्कि तांबे की थीं। ये देखकर मेरे ओसान खता हो गए। सरकार, मैं दौड़ा दौड़ा नायब साहब के पास गया और उनको थैली दिखाकर कहा, हुजूर, ये क्या करिश्मा हुआ, थैली तो उसी तरह मिली है जैसी कि मैंने सिलवाई थी, मगर इसमें सोने के 20,000 सिक्कों के बजाय चांदी के सिक्के भरे हैं, और वो गोलियां जो मैंने सोने की ढलवाई थीं उनकी जगह बच्चों को बहलाने वाली तांबे की गोलियां भरी हुई हैं, जो कि गिनती में 20 थीं। मेरी बात सुनकर नायब साहब इस कदर गुस्से में आ गए कि मत पूछिए। सरकार, वो कहने लगे, तू मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, मुझे चोर और गासिब बता रहा है। मैं क्या जानूँ इस थैली के अंदर क्या था, तूने बताया इसमें ये सामान है, मैंने तेरे ऊपर भरोसा करके थैली रख ली। उस वक़्त से ये थैली मेरे संदूक में रखी है जिस वक़्त से तू मुझे देकर गया था, और आज ये तेरे आने पर बाहर निकाली गई है। फिर उन्होंने अपनी छड़ी से मुझे खूब मारा और मुलाजमों से धक्के देकर घर से निकाल दिया। ये देखिए सरकार, मेरी पीठ पर छड़ी की मार के निशान पड़ गए हैं। उस आदमी ने अपनी पीठ से कपड़ा हटाकर दिखाया। बादशाह ने देखा, वाकई उसकी पीठ छड़ी के लाल लाल और नीले निशानों से भरी पड़ी थी। बादशाह को बेहद गुस्सा आया कि एक काजी जो दूसरों का फैसला करता है, चोरों को सज़ा दिलवाता है, वो खुद चोरी और अमानत में ख़यानत का मुजरिम बन गया था। बादशाह ने उस आदमी से कहा, तुम फिक्र ना करो,
घर जाओ और 2-4 रोज़ इंतज़ार करो। मैं इस बात की छानबीन करूँगा और जो मुजरिम निकला उसको सख्त सज़ा दूँगा। बादशाह चूँकि एक मेहरबान बादशाह था, इसने उस आदमी को हकीम के पास भेजकर उसका इलाज भी करवाया और इसका लिबास जो फट गया था उसकी जगह एक नया लिबास भी उसको दे दिया। दोस्तों, फिर बादशाह बहुत देर तक सोचने और गौर करने के बाद एक फैसले पर पहुंचा। इसने अपने जामादार का मतलब है जो शख्स लिबास खाने का मुंतज़म था, जामा लिबास को कहते हैं। बादशाह के पास कोई 1-2 लिबास तो हुआ नहीं करते, हज़ारों लिबास, हज़ारों पोशाकें होती हैं। अब इतने लिबास की देखभाल के लिए कोई आदमी चाहिए होता था, इसलिए लिबास खाने के कमरे के लिए एक आदमी मुकर्रर था जो बादशाह के लिबासों की देखभाल करता था। और बादशाह जब भी कोई लिबास बदलना चाहता, फ़ौरन लिबास बादशाह की खिदमत में हाजिर किया जाता था। तो बादशाह ने जामादार को हुक्म दिया, लिबास खाने से एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत लिबास लाया जाए, उसके साथ कीमती और ख़ूबसूरत पगड़ी भी हो। जामादार लिबास लाया तो बादशाह ने इसको किसी दूसरी चीज़ लाने का हुक्म दिया। जैसे ही जामादार वहाँ से गया, बादशाह ने क्या किया, वो कीमती पगड़ी उठाई और उसको एक जगह से फाड़ दिया। जामादार जब वापस आया तो बादशाह ने कहा, ये लिबास और पगड़ी ले जाकर वापस रख दो, क्योंकि मैं अभी लिबास तब्दील नहीं करूँगा, थोड़ा आराम करने के बाद बदल लूँगा। जामादार लिबास ले जाकर रखने लगा तो उसकी नज़र पगड़ी पर पड़ी। वो एक जगह से फटी हुई थी। बस उसके तो होश उड़ गए और वो ये सोचकर घबरा गया कि अगर बादशाह सलामत को मालूम हो गया कि पगड़ी फटी हुई है तो उसकी खैर नहीं। जामादार भागा भागा पगड़ी लेकर शहर के सबसे अच्छे रफूगर के पास गया। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि रफूगर उसे कहते हैं जो उजरत पर फटे हुए कपड़े सीता है, उन्हें रफू करता है। ये सिलाई बड़ी नफासत से होती है और सिलने के बाद पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कपड़ा यहाँ से कभी फटा भी था। उस रफूगर की सारे शहर में धूम थी। वो जामादार उसके पास गया और पगड़ी देकर बोला, ये शाही पगड़ी है, पता नहीं कैसे फट गई। तुम इसको इस तरह से सी दो कि ज़रा भी शक ना हो कि ये फट गई थी, वरना मैं बादशाह के गुस्से का शिकार होकर कहीं का नहीं रहूँगा। रफूगर ने उसको इत्मीनान दिलाया और बोला, घबराओ नहीं, ऐसी सिलाई करूँगा कि आतिशी शीशा लगाकर भी कोई पहचान नहीं सकेगा कि सिलाई कहाँ पर है। और सचमुच ज़रा सी देर में इसने ऐसा रफू किया, मालूम ही नहीं होता था कि पगड़ी यहाँ पर से फट गई थी। जामादार ने रफूगर को सिलाई करने की अच्छी कीमत दी और पगड़ी लाकर खामोशी से कमरे में रख दी। दूसरे रोज़ बादशाह ने जामादार को बुलाया और हुक्म दिया, वही लिबास और पगड़ी लाओ जिसको कल मैंने वापस किया था। जामादार वही लिबास और पगड़ी ले आया। बादशाह ने देखा पगड़ी इतनी सफाई के साथ रफू की हुई थी कि पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था कि वो यहाँ पर से फट गई थी। बादशाह ने मुलाजिम से पूछा, ये पगड़ी कल फट गई थी, मैंने इसे देखा था। बादशाह की बात सुनकर जामादार थर थर काँपने लगा और हाथ जोड़ने लगा। तो बादशाह मुस्कुराकर बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता दो इसको तुमने किस कारीगर से रफू कराया है। बादशाह की बात सुनकर जामादार की जान में जान आई और कुछ हौसला हुआ और हाथ जोड़कर इस रफूगर का नाम बता दिया। बादशाह ने कहा, उस रफूगर को फ़ौरन मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ। जामादार दौड़ा दौड़ा गया और रफूगर को अपने साथ ले आया। रफूगर ने बादशाह की खिदमत में सलाम पेश किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको देखा, फिर नरम लहजे में कहा, देखो जो बात मैं पूछूं वो साफ साफ बताना और छुपाने की कोशिश न करना, वरना सख्त सज़ा मिलेगी, और सच बताओगे तो उसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। हुजूर आली, मेरी क्या मजाल जो मैं आपसे झूठ बोल सकूं। जो भी हुजूर पूछना चाहें बिल्कुल पूछें, मैं सच बताऊंगा। रफूगर हाथ बांधकर कहने लगा, शाबाश। बादशाह ने कहा, हर आदमी को ऐसा ही सोचना और करना चाहिए। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ, इन कुछ दिनों के अंदर अंदर क्या तुमने रकम रखने वाली थैलियाँ भी रफू की हैं? रफूगर सोचने लगा और फिर बोला, हुजूर आली, मेरे पास अक्सर रकम रखने वाली थैलियाँ दुरुस्त होने के लिए लाई जाती हैं। इन 2-4 दिनों में मैंने सिर्फ एक थैली रफू की है और मुझे उसकी बहुत अच्छी उजरत भी मिली थी। उस वक़्त मुझे हैरत भी हुई थी
कि इतना अच्छा पैसा मुझे क्यों दिया गया, मगर फिर ये सोचा वो थैली ऐसे शख्स की है जो एक बड़ा आदमी है। उसने मेरे काम को अच्छा देखकर मुझे इनाम के तौर पर ज़्यादा रकम दे दी होगी। बादशाह ने पहलू बदल कर पूछा, वो बड़ा आदमी कौन था, मुझे उसका नाम बताओ। रफूगर ने हिचकिचाते हुए कहा, हुजूर, वो शहर के काजी साहब के नायब काजी हैं। हुजूर, थैली उनका एक मुलाजिम लाया था। उसने ये भी कहा था कि इसका जिक्र किसी से भी मत करना। अब बादशाह ने फ़ौरन ही उस फरियादी को बुलवा भेजा। वो बेचारा दौड़ता हुआ आया तो बादशाह ने कई थैलियाँ उसके सामने डालकर पूछा, पहचानो, इनमें तुम्हारी थैली कौन सी है। उस आदमी ने सारी थैलियाँ देखीं, फिर इस रफू की हुई थैली को उठाकर कहा, हुजूर, ये थैली मेरी है। इस थैली को मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे दिया था। इस थैली में वो अपने जेवर रखा करती थी। इसमें अब भी मुझे अपनी माँ के हाथों की खुशबू महसूस होती है और मैं अपनी सारी कमाई इसी थैली में रखता था। बादशाह ने थैली उसके हाथ से ले ली और कहा, तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारी थैली तुम्हारे 20,000 सोने के सिक्कों और सोने की गोलियों के साथ तुम्हें वापस मिल जाएंगी। बादशाह के हुक्म पर काजी शहर के नायब को लाया गया। काजी का नायब बहुत घबराया हुआ आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, सांसें फूल रही थीं। जल्दी में अपने जूतों के बजाय वो बीवी के जूते पहन आए थे जो उनके पाँव में छोटे पड़ रहे थे, और चूंकि जनाना जूतियाँ थीं, लोगों की नज़रें भी उन पर पड़ रही थीं। जाहिर है लोग मुस्कुरा भी रहे होंगे। बादशाह की नज़र भी उनके सूलिये पर गई। उसके लबों पर भी मुस्कुराहट आई, मगर बादशाह ने अपनी मुस्कुराहट को रोक लिया और नायब के सलाम का जवाब देकर पूछा, आपके फैसले तो सही हो रहे हैं ना काजी साहब। काजी साहब ने कहा, हुजूर, फैसले सही कैसे ना होंगे, आखिर मुझे खुदा को मुंह दिखाने के बाद आपको भी तो मुंह दिखाना है। जी हाँ, क्यों नहीं। इस वक्त मैंने आपको मुंह दिखाने के लिए ही बुलाया है कि देखूं आपके चेहरे पर कितना नूर है। काजी साहब अपना खुश्क होता गला थूक निकल निकल कर गीला करने लगे। प्यारे दोस्तों, आपने एक मिसाल तो ज़रूर सुनी होगी, ये चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इस वक्त काजी साहब पर यह मिसाल एकदम फिट बैठ रही थी। वो घबराए जा रहे थे, उन्हें पसीने आ रहे थे और वो चोर नज़रों से इधर उधर देख रहे थे। और फिर जब इन्होंने देखा कि वो रफूगर भी बादशाह के सामने खड़ा है तो उनका बुरा हाल हो गया, मगर करते तो करते क्या करते। बादशाह ने थैली फरियादी को दिखाकर पूछा, थैली तुम्हारी है। जी हुजूर आला, थैली इस गुलाम की है और मैंने इसको काजी साहब के पास अमानत के तौर पर रखवाया था। इसमें क्या था, बादशाह ने पूछा। इसमें 20,000 सोने के सिक्के थे और 10 गोलियां सोने की भी थीं। थैली का मुंह मैंने अच्छी तरह बंद करके काजी साहब को दी थी कि जब मैं हज से वापस आऊँगा तो मुझे वापस कर दें। मैंने कहा, आपसे ज़्यादा भरोसामंद आदमी और कोई मुझे नज़र नहीं आता, और काजी साहब ने इसे रख लिया था। बादशाह ने काजी साहब से पूछा, काजी साहब आप क्या कहते हैं। काजी बोले, जी सरकार आली, ये थैली शख्स की है और इसने मेरे पास रखवाई थी। जब ये हज से वापस आया तो मैंने इसकी अमानत इसको वापस कर दी। बादशाह ने पूछा, जूं की तूं, यानी वैसी ही जैसी इसने आपको दी थी। जी बिल्कुल वैसी ही। बादशाह कहने लगा, मगर ये तो कहता है थैली के अंदर रखे इसके 20,000 सोने के सिक्के बदल कर चांदी के सिक्के रख दिए गए हैं और सोने की गोलियों की जगह तांबे की गोलियां भरी हुई थीं। ये गलत है, ये झूठ है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। काजी साहब ने कड़क आवाज़ में कहा और ज़ोर पैदा करने की कोशिश की। बादशाह ने हाथ उठाकर काजी को चुप कराया और एक तरफ खड़े फरियादी को बुलाकर पूछा, तुमको काजी साहब ने जो थैली वापस की थी वो मुंह बंधी यानी पहले की तरह सिली हुई थी। जी सरकार आली, पहले की तरह ही सिली हुई थी, इसलिए मुझे कोई शक भी ना हुआ। मगर घर आकर जब मैंने थैली को खोला तो सोने की जगह चांदी के सिक्के और सोने की गोलियों की जगह तांबे की गोलियां मिलीं। सरकार, मैं भागा भागा काजी साहब के पास गया, उनको थैली दिखाई, सिक्के दिखाए, मगर उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और मुझे मुलाजिम से धक्के देकर निकलवाने के साथ साथ अपनी इस छड़ी से भी मुझे मारा जो इस वक्त भी काजी साहब के हाथ में है। एक चिकनी मोटी छड़ी जिसका दस्ता चांदी का बना हुआ था और काजी साहब ने इस वक्त भी छड़ी हाथ में पकड़ी हुई थी। आलीजा, फरियादी रोहांसा होकर बोला, मुझे बहुत चोट आई और दर्द भी हो रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया,
आप अपनी पीठ काजी साहब को दिखाओ। फरियादी ने कुर्ता उतारा और काजी साहब की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, और करीब जाकर दिखाओ। फरियादी कहने लगा, सरकार छड़ी अब भी काजी साहब के हाथ में है। वो घबरा गया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने इसकी मजाल नहीं कि तुम पर छड़ी उठा सकें। करीब जाओ, वरना इन्हें शक होगा तुमने अपनी पीठ पर झूठे निशान तो नहीं बनवा लिए हैं। बादशाह ने कहा तो फरियादी काजी साहब के करीब गया। काजी साहब ने चुटती हुई नज़रों से उसकी पीठ को देखा और कबूल किया। फिर कहने लगा, आलीजा, मैंने इसके इस इल्ज़ाम पर मारी थी कि वो थैली सोने के सिक्कों के बजाय चांदी के सिक्कों से भरी है। मैंने गुस्से में आकर इसको छड़ी से 2-4 ज़रबें लगाई थीं। एक जुर्म तो कबूल किया आपने, दूसरा भी जल्द ही कबूल कर लेंगे। ये कहकर बादशाह ने रफूगर को हुक्म दिया, रफूगर सामने आओ और काजी साहब को सलाम करो। रफूगर सामने आया और काजी साहब को सलाम किया। काजी साहब ने ज़बरदस्ती मुंह खोला, जैसे कड़वी गोली निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम, तुम पर खुदा की रहमत हो। बादशाह ने रफूगर से कहा, रफूगर, अब ये बताओ, तुमने साहब के लिए कोई रकम वाली थैली रफू की थी? रफूगर बोला, जी सरकार आली, काजी साहब का एक मुलाजिम थैली लेकर मेरे पास आया था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें कुछ सिक्के भरे हुए थे। मैंने उसे देखा नहीं आला हजरत, क्योंकि वो दूसरों की चीज़ थी। मुलाजिम मेरे पास बैठा रहा और मैंने थैली रफू कर दी। मुलाजिम ने बताया था कि थैली गलती से खोल ली गई थी और उसको अब इस तरह रफू करो कि पता ना चले थैली खोली गई है। जितनी भी उजरत चाहोगे वो तुम्हें दे दी जाएगी। बादशाह ने काजी की तरफ देखा और कहने लगा, आप क्या कहते हैं काजी साहब? झूठा कौन है? अमानत में खयानत किसने की? अपने इज्जतदार और काबिल एहतराम ओहदे को दाग किसने लगाया? मुजरिम कौन है? अब काजी का सर झुका हुआ था, आंखें नीची थीं, माथे पर शर्मिंदगी का पसीना और दोनों हाथ इस तरह कांप रहे थे कि छड़ी हिल रही थी। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। उनके होठ हिले। मैंने अमानत में खयानत की और मैं सज़ा का हकदार हूँ। बादशाह ने फरियादी को उसके पूरे 20,000 सिक्के काजी से वापस कराए। सोने की गोलियां भी वापस मिली, मगर इनका वो बाइज्जत काबिल एहतराम ओहदा उनसे वापस ले लिया गया था। बल्कि बादशाह ने उसे शहर बदर भी कर दिया कि ऐसा आदमी शहर रहने के काबिल नहीं। देखा दोस्तों, लालच इंसान को किस कदर ज़लील करा देती है और बेईमानी का क्या नतीजा होता है। रफूगर को सच बोलने पर बादशाह ने खूब इनाम कराम दिया और उसकी तारीफ़ की। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।